स्वागत है दोस्तों आपका GDS MTS पोस्टमैन टू PAS से क्लास नंबर 5 में। और आज हम अपनी पूरी क्लासेस का सबसे आप कह सकते हैं टफेस्ट जहाँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है फ्रैंकिंग मशीन उसको करने जा रहे हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए ये जो टॉपिक है सबसे आसान बनाया जाए। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे इस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रैंकिंग मशीन, चलो। स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग, ये मेरा चैनल है और मेरा नाम शिव कुमार है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंकिंग मशीन। तो दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है? तो फ्रैंकिंग मशीन देखिए, हम जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, हम मान लीजिए हमने रजिस्टर्ड पोस्ट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं उसके बदले में, या फिर हम उस लेटर पे पोस्टेड स्टैंप चिपका देते हैं, उसको भी एज अ पेमेंट यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन जैसे कई कॉरपोरेशन होते हैं या बैंक्स होती हैं जिन्होंने बल्क में लेटर्स बुक करने होते हैं, तो उनके लिए फिजिबिलिटी नहीं रहता कि इतने सारे लेटर्स को वो साथ में काउंटर पर आकर पेमेंट दे अकेले अकेले की। तो उसके लिए एक मशीन आती है जिसमें हम पैसे डलवा लेते हैं, जब मान लो कि रिचार्ज कर लेते हैं, उसके बदले भी वो मशीन खुद ही लेटर पे जो है पैसे प्रिंट करती रहती है। उसमें पैसों का रिचार्ज पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि फ्रैंकिंग मशीन ये होती है, ठीक है ना। और उस पर अगर आप इम्प्रेशन की बात करें, कुछ इस तरह का इम्प्रेशन आपको देखने को मिलेगा। आप अगर जैसे आप GDS है, MTS है या पोस्टमैन कोई भी है, आप जब बैंक की अनरजिस्टर्ड मेल में वो डाक आती है जिसमें स्टेटमेंट होती है, उसके आप कॉर्नर में देखना, बिल्कुल जो कॉर्नर होता है राइट हैंड साइड, उसमें कुछ ऐसा इंप्रेशन होता, उसमें लिखा होता है रुपए, 2.5 रुपए या रुपए, 5 रुपए, उसके वजन के हिसाब से। तो ये जो इम्प्रेशन है जो फ्रैंकिंग मशीन करती है, ठीक है। तो फ्रैंकिंग मशीन का काम क्या होता है कि पैसे लगाना आर्टिकल पर, सिंपल भाषा में। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो इसके लिए देखिए निकाली भी हुई है। अभी ये फ्रैंकिंग मशीन है, देखिए जो काम कर रही है। देखिए लेटर इधर से फ्रैंक, उधर से लेटर वो पर्सन डाल रहा है और इधर से फ्रैंक होकर वो बाहर आ रहे हैं। ये SBI बैंक के लेटर फ्रैंक हो रहे हैं। तो इस पर वो राइट हैंड साइड पर अपने पैसे छपे जा रहे हैं। तो उसके बाद इनको पोस्ट ऑफिस में आकर पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल ये क्या करेंगे, पोस्ट ऑफिस में आएंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, सिंपल वो जो लेटर्स है हमें सबमिट कर देंगे और हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये फ्रैंकिंग मशीन होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। आई होप आपको इंट्रोडक्शन तो इसकी समझ लगी ही होगी, ठीक है। ये जो फ्रैंकिंग मशीन होती है ये दो तरह की होती है दोस्तों। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और दूसरी को बोलते हैं रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। दोनों की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन का जो इम्प्रेशन होता है वो लाल कलर का होता है और इसमें दो डाई डलती हैं। एक को बोलते हैं वैल्यू डाई और दूसरी को बोलते हैं लाइसेंस डाई। वैल्यू डाई से ये होगा कि वो कितने अमाउंट उस पर छपा हुआ है, 5 रुपया, 10 रुपये, 15 रुपये, वो वैल्यू डाई छापेगा। और लाइसेंस टाइम में ये प्रिंट होगा कि उसका जो वैलिड है, क्या वो वैलिड जो लाइसेंस है वो वैलिड है या नहीं है, क्या उसकी जो तारीख है वो गुजर तो नहीं चुकी है, वो लाइसेंस टाइप से छपेगा, ठीक है। और जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन है इसको डिजी फ्रैंक प्लस मशीन भी बोला जाता है। और पिटनी बोस जो टर्म्स है इससे रिलेटेड है। इसके जो इम्प्रेशन है, इसका इम्प्रेशन ब्लू कलर का होता है। इसमें 2 मीटर होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग। जैसे मान लीजिए मैंने पैसों को बढ़ाना है तो मैं सेंडिंग का जो बटन है दबाता रहूंगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर उसको कम करना है तो डिसेंडिंग का बटन दबाता रहूंगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5। पैसों के हिसाब से जितना भी आपने पैसे उसमें प्रिंट करने हैं, इंप्रेशन डालना है, उस हिसाब से आप इस मीटर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो EFM की मशीन में आपको दोनों जो डाइस है, वैल्यू डाइस और लाइसेंस डाइस, दोनों के इंप्रेशन लेटर पे छपे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लाइसेंस डाई का आपने इंप्रेशन छाप दिया, वैल्यू डाई का नहीं छपा, तो आपका वो आर्टिकल वैलिड नहीं माना जाएगा। या आपने सिर्फ वैल्यू डाई का इंप्रेशन दे दिया, लाइसेंस डाई का नहीं दिया, तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। दोनों डाइस के जो इंप्रेशन है वो ज़रूरी है।
और लाइसेंस डाई के तो दो से ज्यादा इंप्रेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन वैल्यू डाई का एक इंप्रेशन ही चलेगा, ओके। तो उसके बाद इस फ्रैंकिंग मशीन को यूज करने के लिए हमको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस के बिना इस फ्रैंकिंग मशीन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब लाइसेंस देखते हैं कितने तरह का होता है और कौन इसे इशू करता है। अगर तो कोई पर्सन अपने इंडिविजुअल के लिए लाइसेंस लेना चाहता है, तो अपने जो जहां पर वो मशीन है उस एरिया के सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट सर को ऑनलाइन में वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर कमर्शियल के लिए लेना है तो भी सुप्रीडेंट या सीनियर सुप्रीडेंट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अगर कोई सरकारी दफ्तर लेना चाहता है इस चीज का लाइसेंस, तो उनको पीएमजी सर के पास अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी काउंटर पे, ठीक है। तो नीचे देखते हैं कि नो वन कैन यूज फ्रैंकिंग मशीन विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। कोई भी पर्सन लाइसेंस के बिना इस मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और लाइसेंस कौन देता है? जैसे हमने देखा सुप्रीडेंट सर या सीनियर सुप्रीडेंट सर या पीएमजी सर। और उनके पास ये राइट भी होता है, वो लाइसेंस आपको दे भी सकते हैं और उसके लिए लाइसेंस आपको नहीं भी दे सकते हैं, ये उनके पास राइट होता है। जब वो आपको लाइसेंस देते हैं तो साथ में आपको देते हैं कि विंडो डिलीवरी टिकट, एक आईडी कार्ड जैसा होता है, आपको मिल जाता है, जिससे जब भी आप पोस्ट ऑफिस में लेटर पोस्ट करने आएंगे वो आईडी कार्ड आपको साथ लेकर आना पड़ेगा, ताकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को पता लग सके कि आपके पास उसका लाइसेंस है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइसेंस है आप सीधा जाकर पोस्ट ऑफिस में अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए लाइसेंस लेने के लिए आपको जो कंपनी जो ये फ्रैंकिंग मशीन बनाती है उसके थ्रू लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा है लाइसेंस शुड बी अप्लाई थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन, और जिसको हम ऑथोराइज्ड डीलर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, सीधा नहीं। आपने मशीन बाई करने गए हैं तो साथ साथ आपको लाइसेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा तो आपको मशीन भी डिलीवर हो जाएगी और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। अभी वो जो कंपनीज हैं जो मशीन्स बनाती हैं वो कौन कौन से ऑथोराइज हैं, उनको कौन ऑथोराइज करेगा? वो करेगा डीजी साहब, डायरेक्टर जनरल दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं। वो चेक करेंगे कि वो कंपनी लाइसेंस कौन सी कंपनी है जो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर कोई मशीन में खराबी आ जाती है तो उसका जो पैसा है, जो भी उस पर अमाउंट लगेगा, वो जिसने लाइसेंस लिया है ये या तो उसकी जिम्मेदारी होगी या कंपनी की जिम्मेदारी होगी। इसमें डिपार्टमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। आई होप लाइसेंस के बारे में आप समझ चुके हैं कि लाइसेंस कैसे कैसे होता है। उसके बाद जब भी मशीन आपको डिलीवर की जाएगी, जो कंपनी है वो उस पर सील लगाकर ही आपको डिलीवर करेगी। उसकी सील जो है मीन्स वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद पोस्ट ऑफिस खुद से भी उस पर एक सील लगाएगा। और किसी भी हालत में जो लाइसेंस होल्डर है, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, वो उस सील को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया तो माना जाएगा कि उन्होंने मशीन से छेड़छाड़ की है, क्योंकि ये एक पैसों का मामला है। तो उस केस में उनका जो लाइसेंस है कैंसिल हो सकता है। अगर जिन्होंने लाइसेंस लिया है वो अपनी दुकान को या अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में उनको जिनसे भी लाइसेंस उन्होंने लिया है, अगर तो सुप्रीडेंट सर से लिया है या पीएमजी सर से लिया है, उनको भी बताना पड़ेगा कि मैं अपना बिजनेस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और जिस ऑफिस में वो लेटर पोस्ट करने जाते हैं वहां भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिपेयर के लिए मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहां पर भी वो फ्रैंकिंग का काम करते हैं, मीन्स पोस्ट आर्टिकल को इम्प्रेशन देते हैं, वहां पर पोस्टल ऑफिसर है चेक करने के लिए कभी भी जा सकता है। और लाइसेंस होल्डर को हमेशा ही पोस्टल एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट करना चाहिए अगर वो ऐसे चेक करने के लिए आता है कि मशीन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही या उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, उसने जो लाइसेंस लिया है, उसके साथ कुछ और अलग कंडीशंस जुड़ जाती है। पहली ये कि सरकारी लाइसेंस उस शहर में ही मिलेगा जिस शहर में पोस्टल मशीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, ठीक है। अगर छोटे शहर में कोई फ्रैंकिंग
इसका जो फ्रैंकिंग मशीन का आर्टिकल कोई सरकारी दफ्तर लेना चाहता है तो उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, सरकारी दफ्तर के लिए लाइसेंस सिर्फ पोस्ट मास्टर जनरल सर ही दे सकते हैं। अभी देखिए उसके बाद वो लेटर पोस्ट करने आएगा, 2 ऑफिस में वो अपने फ्रैंक आर्टिकल दे सकता है। अभी 2 ऑफिसर्स में एक तो हेड ऑफिस होगा और दूसरा जो ऑफिस होगा वो लोअर सिलेक्शन ग्रेड से ऊपर का ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। और जो सरकारी लाइसेंस होगा उसकी जो लाइसेंस डाई होगी उसमें सर्विस भी लिखा हुआ रहना चाहिए ताकि पता लग सके कि ये सरकारी डाक है, ठीक है। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी इस केस में पीएमजी सर होंगे, वो 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे, एक तो फ्रैंकिंग मशीन रजिस्टर पोस्टिंग, एक फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, ताकि जो मशीन की बारे में सारी जानकारी का रिकॉर्ड रखा जा सके। और हर हफ्ते के लास्ट में एक गजटेड ऑफिसर ऑफ ए डिस्पैच सेक्शन चेक करेगा कि ये जो 2 रजिस्टर है इनको सही तरह से मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए मशीन बाय कर ली आपने, उसके बाद उसका लाइसेंस भी ले लिया, लाइसेंस आपको मिल गया, उसके बाद आप आर्टिकल करेंगे पोस्ट करने के लिए आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में। तो मैक्सिमम आप 2 पोस्ट ऑफिस ही सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रैंकिंग आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए, उसमें से आप नाइट पोस्ट ऑफिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आज ये पोस्ट ऑफिस होंगे वो लाइसेंस देते समय आपको उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। ये जो आर्टिकल है आपको काउंटर पर जाकर देने पड़ेंगे और इनको अमाउंट के हिसाब से बंडल किया हुआ होना चाहिए। जैसे अगर 5-5 रुपए के आर्टिकल आपने फ्रैंक किए हैं उनको अलग बांधना पड़ेगा, 10 रुपए के आर्टिकल फ्रैंक किए हैं उनको अलग बांधना पड़ेगा, इस तरह से अमाउंट के हिसाब से अलग अलग उनको बांधना पड़ेगा। और अगर आपने ये आर्टिकल जो है काउंटर पे नहीं दिए, उसके बजाय बाहर लेटर बॉक्स में डाल दिए, तो इस आर्टिकल पर जो भी आपने पैसे लगवाए हैं, जो भी आपने फ्रैंक किए हैं, हम उसको नहीं मानेंगे, पोस्ट ऑफिस उसको नहीं मानेगा और इसको जीरो ही माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको अनपेड ट्रीट ना किया जाए, उस केस में आपको विंडो पर आकर ही ये फ्रैंक आर्टिकल सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आपके आर्टिकल पर पिछले दिन की तारीख की डेट स्टैंप है, ठीक है, जो लाइसेंस होता है ना, लाइसेंस स्टैंप, वो पिछले दिन की है, उस केस में तब तक वो आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक आज के दिन की भी साथ में जो लाइसेंस की जो डाई की स्टैंप है वो ना लगी हो, ठीक है। तो अगर पिछले दिन का आर्टिकल है, अगर आज आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आज की स्टैंप भी साथ में लगी हुई होनी चाहिए। जब जो लाइसेंस होल्डर वो लेटर पोस्ट करने आएगा, साथ में 2 चीजें लेकर आएगा, एक तो विंडो टिकट लेकर आएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये बंदा वही है जिसने लाइसेंस लिया है, या उसके काम करने वाला, अगर उसने नीचे अपने कोई बंदा काम करने के लिए रखा है तो वो विंडो डिलीवरी टिकट लेकर आएगा। और साथ में लेकर आएगा स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग, जिसमें सारी डिटेल रही होगी कि कौन कौन से आर्टिकल है, कितने आर्टिकल है, कितने अमाउंट का वो फ्रैंक किया हुआ है, किस दिन को किया हुआ है, वो सारी डिटेल उसमें रही होगी, ठीक है। इसके बाद कि आपने आर्टिकल पोस्ट कर दिए, अभी जो उस पर फ्रैंक आर्टिकल का इम्प्रेशन होगा, वो जो प्रिंट जो उस पर छपेगा, उसको छापते समय आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो आप वो छाप रहे हैं, इम्प्रेशन छाप रहे हैं, वो किसी चीज़ के साथ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा एड्रेस के ऊपर है या आधा उस पेज के ऊपर छपा ही नहीं है, ठीक है। तो वो बिल्कुल साफ सुथरा और किसी चीज के साथ और ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी तरह से दिखना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और लेटर के अपर राइट हैंड कॉर्नर में इस साइड में ही वो इंप्रेशन होना चाहिए, और फ्रॉम का जो एड्रेस है वो इस साइड में होना चाहिए, ठीक है। और अगर गलती से, देखियो गलती तो किसी से भी हो सकती है, अगर गलती से आपने गलत अमाउंट छाप दी, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए छापने थे किसी आर्टिकल पर, आपने 50 रुपए छाप दिए, अभी गलती तो हो सकती है। तो उस केस में जिस लिफाफे पर आपने वो गलती से अमाउंट छाप दी है वो आप पोस्ट ऑफिस में लेकर आएंगे, पोस्ट ऑफिस में वो लिफाफा आप सरेंडर कर देंगे, और उसके बदले में आपको 5% की रिडक्शन होगी और 95% जो रकम है आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो 3 महीनों के अंदर अंदर ही आप उसकी जो पैसे हैं वापस ले सकते हैं।
अगर आप 3 महीने को बाद लाइसेंस होल्डर आता है तो उसको वो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन के साथ साथ फ्रैंक आर्टिकल जो होते हैं आप उसमें एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। राइट हैंड साइड में तो फ्रैंक किया हुआ इंप्रेशन रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आप जहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट या स्लोगन भी छाप सकते हैं। ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो लाइसेंस का जो बिजनेस है उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए, किसी और बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप उस पर मशहूरी या लाइन छापना चाहते हैं वो डेट स्टैंप जैसी नहीं दिखनी चाहिए, पोस्टेज स्टैंप जैसी नहीं दिखनी चाहिए, या पोस्ट मार्क जैसी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि इससे गलत फहमी हो सकती है कि आपने वो टिकट्स लगवाई हैं जबकि वो एक एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। अगर लाइसेंस जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट आपने उस पर छापनी है तो उसके लिए एक डाई भी कटवानी पड़ेगी, उस डाई का खर्चा भी लाइसेंस होल्डर खुद ही उठवाएगा। ठीक है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट छापने से पहले आपको उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपने सुप्रीडेंट सर से लाइसेंस लिया है तो उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, अगर आपने पीएमजी सर से लाइसेंस लिया है तो उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और उस एडवर्टाइजमेंट को उस समय तक नहीं चेंज किया जाना चाहिए जिस समय तक आप सुप्रीडेंट सर को या पीएमजी सर को उस चेंज के बारे में बता नहीं देते। ठीक है। अगर आप उनको बताए बिना एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर कर छापने लगते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। एक आर्टिकल पर आप सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट छाप सकते हैं। वैसे आप बहुत सी एडवर्टाइजमेंट अप्रूव करा सकते हैं लेकिन एक आर्टिकल पर एक समय में सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट छपेगा। ठीक है। ये था एडवर्टाइजमेंट के बारे में, अगर आप फ्रैंक आर्टिकल पर एडवर्टाइजमेंट छपवाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसका जो लाइसेंस होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं मैं। और इसकी जो फीस होती है 375 रुपये होती है। रिन्यूअल फीस भी 5 साल के बाद 375 होती है। लेकिन अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के बाद फिर से रिन्यू आप कराना चाहते हैं तो उस केस में 475 रुपये लगते हैं। जो पहला रिचार्ज फ्रैंकिंग मशीन का होगा वो कम से कम 2000 रुपये का होगा। उसके बाद आप कम से कम 1000 रुपये का रिचार्ज भी करा सकते हैं। जो लाइसेंस होल्डर है उसको रिचार्ज पर मीन्स अगर वो 100 रुपये का फ्रैंक करेगा तो 3% का उसका अपना कमीशन होगा। अगर वो 5000 से ज्यादा अमाउंट का रिचार्ज करवाता है तो उसको 3% की छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाती है। वो पर्सन रिचार्ज कैश में भी करवा सकता है और इसके लिए चेक भी जमा करवा सकता है। और इसके बदले में उसको एक रसीद डाकखाने की तरफ से ACG 67 फॉर्म में दी जाएगी। फ्रैंकिंग की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लाइसेंस होल्डर चाहे किसी भी लिमिट तक जो उस आर्टिकल को फ्रैंक कर सकता है। ठीक है। उसके बाद रिपेयर या मशीन को रीसेट करना वो कैसे होगा। देखिए, अ प्लेस वेयर ऑथोराइज्ड डीलर हैव देयर ओन सर्विस एंड रिपेयर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द पोस्टल ऑफिशियल डिप्यूटेड फॉर दिस सर्विस। अभी जिस कंपनी की आपने फ्रैंकिंग मशीन ली है उनका एक सर्विस सेंटर भी होगा। ठीक है। अगर तो आपके एरिया में एक सर्विस सेंटर है, अगर आपके एरिया में उस मशीन का सर्विस सेंटर है तो वहां पर एक हमेशा ही पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय रहेगा जिसकी देख रेख में आपके मशीन की सर्विस या रिपेयर होगी। लेकिन अगर आपके एरिया में वो सर्विस सेंटर नहीं है, दूसरे पॉइंट की अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपके एरिया में वो जो सर्विस सेंटर नहीं है तो उससे पहले आपको वो जो मशीन है पोस्ट ऑफिस में लेकर जानी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस वाले उसमें से पहले अपनी जो लाइसेंस टाई है वो निकाल लेंगे और उसके बाद उसको रिपेयर के लिए भेज दिया जाएगा। अगर मशीन को रीसेट ही करना है तो वो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर ही उसको रीसेट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर रैंक होना चाहिए मशीन को रीसेट करने के लिए। ठीक है। और इससे अबव रैंक का भी ऑफिसर मशीन को रीसेट कर सकता है। और अगर फ्रैंकिंग मशीन को चलाते समय उसमें कोई आपको डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, आपको लगता है कि ये अच्छी तरह से काम कर नहीं कर रही, या इसमें से ज़्यादा पैसे कट रहे हैं या कम पैसे कट रहे हैं, उस केस में आपको फ्रैंकिंग मशीन को इस्तेमाल करना बंद कर देना है और उसको पोस्ट ऑफिस में लेकर आना है ताकि उसको जल्दी से जल्दी सही किया जा सके।
हर एक फ्रैंकिंग मशीन का एक यूनिक नंबर होता है, जिसे इस तरह से X1 2 3 4 5 6 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसमें X का मतलब होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, और 1 2 3 4 5 6 उसके जो सीरियल नंबर के पहले 6 नंबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये जो फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक था ये ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी इसको आसान बनाने की कोशिश की, इसमें मैंने सभी चीज़ों को कवर किया है। ये एक फुल फ्लैज फ्रैंकिंग मशीन का टॉपिक है जो हमने इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट किया है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं जो ऐसा कंटेंट और बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।